अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कालांश में शाठोत्री कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। यानी शाठोत्री कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि शाठोत्री कविता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें है कि शाठोत्री कविता सन 1962 के बाद नए रूप एवं नवीन अभिव्यक्ति के साथ प्रकाश में आई। यानी इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को हम अगर स्पष्ट करें तो उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शाठोत्री कविता सन 1962 के बाद नए रूप एवं नवीन अभिव्यक्ति के साथ प्रकाश में आई। यानी इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है कि इसमें पहली है प्रवृत्ति विश्लेषण। क्या है? प्रवृत्ति विश्लेषण। तो शाठोत्री कविता जनजीवन में समकालीन जीवन का भूगोल है। यानी शाठोत्री कविता क्या है? जनजीवन में समकालीन जीवन का भूगोल है। इसमें वर्तमान सामान्य की यथार्थ स्थिति से जन्य जवाब, तनाव और मानवीय संबंधों की कृत्रिमता निरूपित हुई है। यानी इसमें क्या हुआ है? वर्तमान सामान्य की यथार्थ स्थिति, पहले ऐसा नहीं था, परंतु इसमें जो सामान्य लोग थे उनके बारे में उनके जवाब, तनाव और उनकी संबंधों के, मानवीय संबंधों की जो कृत्रिमता वो निरूपित हुई। इस कारण इस प्रवृत्ति की कविताएं पारंपरिक रूप से विचलित हो गई है। क्या हो गई है? विचलित। यानी इस कारण से इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो कविताएं पारंपरिक रूप से विचलित हो गई है। इसमें लेखक ने लिखा है कि यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। यह केवल रस नहीं, जहर है, जहर। यानी स्पष्ट है कि शाठोत्री कविता निर्ममता की क्रूर अभिव्यक्ति है तथा दलित मानव की चीख है। क्या है? दलित मानव की चीख। दूसरा बिंदु लिया हमने रोमानी संस्कारों से मुक्ति। क्या है? रोमानी संस्कारों से मुक्ति। यानी शाठोत्री कविता में रोमानी या छायावादी संस्कारों से मुक्ति है। प्रगतिवादी कविता में एक सीमा तक थोड़ा सौंदर्य था, परंतु शाठोत्री कविता ने यथार्थ और दुखद परिवेश में कवियों के मानस को हिला दिया। परिणाम स्वरूप एक कवि ने कहा है, क्या कहा है कि विक्षिप्त स्तंभों और आरेखित भित्तियों वाली इमारतें लटकती रहती है, जहां मशीनों से मत्थे जा रहे दलदल में मैं उस शहर से गुजरता हूँ। यानी प्रगतिवादी कविता में तो कुछ सीमा तक सौंदर्य था, परंतु शाठोत्री कविता में बिल्कुल यथार्थ आ गया और दुखद परिवेश को भी उन्होंने मानव के हृदय को हिला दिया, इसलिए उन्हीं के बारे में लिखा जाने लगा। यानी आज कवि प्रेम को पहचानता ही नहीं है। कवि कमलेश प्रेम के घेरे को तोड़कर आक्रोशित भीड़ में घुस जाता है और वो लिखता है कि बाजार में आज 6 की ही दाल मिली, प्याज भी चांदी की तरह तेज 1.5 रुपए, कचहरी में लग गए कहाँ से लावे तरबूज, सुना है उस गांव में कोई गमी हो गई है। तो इस प्रकार की रचनाएं इस शाठोत्री कविता की ही देन है। अगला है मोहभंग। मोहभंग में देखिए कि मोहभंग यानी किसी से लगाव ही भंग हो जाना। तो मोहभंग शाठोत्री कविता का प्रमुख स्वर है। इसके मूल में चीन द्वारा भारत का प्रभाव, कच्छ का दुर्भावनापूर्ण निर्णय, ताशकंद घोषणा, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, नेताओं के झूठे आश्वासन, अकाल, भूखमरी और सांप्रदायिकता आदि ऐसे तत्व थे जिसने जन सामान्य का मोह भंग कर दिया था। यानी सरकारों से लोगों का मोह है उठ गया था, क्योंकि समाज में या समय सामयिक इस प्रकार की घटनाएं हो गई थी कि जैसे चीन द्वारा भारत का प्रभाव या चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाना, कच्छ का दुर्भावनापूर्ण निर्णय हुआ था, ताशकंद घोषणा हुई थी, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता थी, तत्कालीन समय की बात हो रही है, भ्रष्टाचार था, नेताओं के झूठे आश्वासन थे, अकाल था, भूखमरी थी, सांप्रदायिकता थी। इस प्रकार के तत्व थे जिससे लोगों का सरकारों से मोह भंग हो गया था। और इसी प्रकार अंग्रेज कांग्रेसी शासन में स्वतंत्रता में संजोई गई आशाएं धूमिल पड़ गई थी। इसलिए कवि ने लिखा है कि 20 साल धोखा दिया गया, वहीं फिर मुझे कहा जाएगा विश्वास करने को, पूछेगा संसद में
झेला झाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्रवाई करेंगे, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ तो यह होगा कि मतलब कार्रवाई होगी नहीं। तो चौथा पॉइंट है जीवन से सीधा साक्षात्कार। जीवन से सीधा साक्षात्कार इसमें है कि साठोत्तरी कविता वर्तमान परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। उसमें जीवन की वास्तविकता व यथार्थ का सही चित्रण है। इस काल की कविता में जीवन से सीधा संपर्क किया गया है। आज का कवि जब मानव को दोहरी जिंदगी जीते देखता है तो वह साक्षात्कृत परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सूचित करता है। यानी आज का कवि जब मनुष्य को दोहरी जिंदगी जीते देखता है, दोहरी मतलब वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की जिंदगी अगर जीते देखता है तो वह कुंठित हो जाता है। यानी संसद, संविधान, प्रजातंत्र और जनता सभी का खुला और कच्चा चिट्ठा कविता में देखा जा सकता है। कवि धूमिल ने कहा है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। तो ये इस प्रकार की चीजें थी। अब पांचवा बिंदु लेते हैं अस्वीकारोक्ति। अस्वीकारोक्ति में देखिए कि साठोत्तरी कविता का परिवेश काफी भयावह, थोथा और विसंगतिपूर्ण है। यानी साठोत्तरी कविता का परिवेश कैसा है? भयावह है, थोथा है और विसंगतिपूर्ण है। इसमें आदर्श और कृत्रिमता है। उसके माथे पर, चेहरे पर और मुख पर सर्वत्र ही अस्वीकारोक्ति है। यानी अगर तत्कालीन समय के मानव को देखा जाए तो ये उसकी स्थिति है, तो कवियों ने भी वही महसूस की। यानी अस्वीकार की यह प्रवृत्ति श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी आदि कवियों की कविताओं में देखी जा सकती है। श्रीकांत वर्मा का अस्वीकार तलखित से तो परिपूर्ण है पर रचनात्मक नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कवियों की शब्दावली में लिखे गए शांति के संयुक्त वक्तव्य हाइड्रोजन बम परीक्षण में बस फड़फड़ाते हुए कबूतरों की मौत मर जाती है। अब है व्यंग्य। यानी साठोत्तरी कविता में पूर्णतया व्यंग्य है, क्योंकि उस वक्त चारों तरफ नाटकीयता थी और उसी को देख करके कवि ने इस प्रकार की चीजें ही लिखी है। तो उन्होंने क्या कहा कि साठोत्तरी कविता में पूर्णतया व्यंग्य है। स्वार्थपरता, नारेबाजी व भ्रष्टाचार ने इस व्यवस्था को इतना हास्यास्पद बना दिया है कि कवि लोग उनकी पोल खोलने पर उतारू हो गए। एक कवि ने तो यहां तक लिखा कि मंत्री खिलखिलाता, कर बढ़ाता, भत्ते बनाता, पूंछ हिलाता, फिर आ रहा मतदान पेटी के पास। तो इस प्रकार की व्यंग्यात्मक शैलियों में रचनाएं साठोत्तरी कविता में हुई। अब है नई संवेदना। यानी साठोत्तरी कविता का नया मोड़ नई संवेदना को लिए हुए है। यानी साठोत्तरी कविता का जो नया मोड़ है वो नई संवेदना को लिए हुए हैं। छायावादी व प्रयोगवादी काव्य संस्कारों से, छायावादी व प्रयोगवादी काव्य संस्कारों से इसने अपना संपर्क अलग कर लिया है। इस प्रवृत्ति के कवियों को परंपरागत सौंदर्य मूल्य स्वीकार नहीं है। इसलिए रघुवीर साय ने उचित लिखा है। तो इस बारे में, नई संवेदना के बारे में रघुवीर साय ने लिखा है कि कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर एक जान देता था। कितना अच्छा था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार, जो दुख के मारे अपनी जान ले लेता था। और कितना अकेला हूं मैं समाज में, जहां सदा मरता है एक और मतदाता। तो इस प्रकार ये नई संवेदना थी। अब है आक्रोश व विद्रोह भरा स्वर। आक्रोश व विद्रोह भरा स्वर। तो साठोत्तरी कविता में आक्रोश व विद्रोह का स्वर अधिक मिश्रित है। भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जड़ता, निष्क्रियता एवं विसंगतियों का सफल चित्रण इन युगीन काव्यों में द्रष्टव्य है। साठोत्तरी कविता में साहस, क्षोभ, उत्तेजना की सबल अभिव्यक्ति है। इस स्थिति में कवि धूमिल का स्वर उभरता है। यानी कवि धूमिल ने क्या कहा है? मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी,
मगर हर आदमी अपनी ज़रूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण आग, आंसू और हाय का। ये इस प्रकार की रचनाएं आक्रोश व विद्रोह से भरी हुए शोरों से युक्त थी। अब राजनीति से लगाव, यानी साठोत्तरी पीढ़ी के कवियों के लिए राजनीति सबसे अधिक गतिशील, प्रत्यक्ष एवं क्रूरतम सच्चाई है। यानी साठोत्तरी पीढ़ी के कवियों के लिए राजनीति क्या है? सबसे अधिक गतिशील, प्रत्यक्ष एवं क्रूरतम सच्चाई है। इसलिए उनकी कविता न केवल समकालीन दुनिया की पहचान को गहरा करती है, अपितु प्रतिक्रिया के रूप में परिवेश जन्य विसंगतियों की बखिया उधेड़ कर रख देती है। इसलिए उनकी कविता, जो साठोत्तरी कवि हैं, उनकी कवियों की कविताएं समकालीन दुनिया की पहचान को गहरा करती है और वो परिवेश जन्य विसंगतियों को दुनिया के सामने रख देती है। उनकी जागरूकता भी मामूली नहीं है। उन्होंने चारों ओर के ठोस यथार्थ को विविध स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया। यह ठोस यथार्थ राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ है, पर इन कवियों की कविताओं में न तो किसी राजनीतिक सिद्धांत का बखान है और न दलगत राजनीति का प्रचार। ऐसा नहीं है कि इनकी कविताएं कोई राजनीति का प्रचार करती हो या राजनीतिक सिद्धांत को मानती हो या उनका गुणगान करती हो। इनकी कविताओं में राजनीति को सरेआम नंगा अवश्य किया गया है, किंतु ये कविताएं राजनीतिक लकवे से सर्वथा मुक्त है। यानी राजनीतिक को सरेआम नंगा तो किया है, परंतु उनका बखान नहीं किया। इसी राजनीति से जूझना आज के कवि का अनिवार्य क्रम हो गया है। यानी इसी राजनीति से जूझना आज के कवि का अनिवार्य क्रम हो गया है। इसलिए जिस किसी भी साठोत्तरी कविता को उठाकर देखा जाए, अगर आप कोई सी भी साठोत्तरी कविता पढ़ोगे तो देखेंगे कि वह राजनीति से सीधा साक्षात्कार करती हुई नजर आएगी, सीधी साक्षात्कार करती हुई नजर आएगी। जैसे लिखा, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए आगे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, अपने यहाँ संसद तेल की एक घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो ये राजनीति से सीधा लगाव था। अब है संघर्षरत भावना या संघर्ष की भावना। तो साठोत्तरी कविता में मानव की संघर्षरत भावना का दिग्दर्शन है। समाज के व्यवहार और राजनीति से दुखी मानव अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है। राजनीति से दुखी मानव अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस युग में सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष और आत्मसंघर्ष को प्रभावी मुद्रा में देखा जा सकता है। यानी अगर आप इसको देखोगे तो समाज के व्यवहार और राजनीति से दुखी मानव है, वो इन बंधनों से अपने आप को मुक्त करते हुए संघर्ष की भावना रखता है। यानी सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष और आत्मसंघर्ष दोनों प्रभावी मुद्रा में देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में श्याम विमल ने लिखा है कि बांस के झुकने को मैं क्षमा नहीं कर सकता, मुझ में नहीं उगेगा बांस, कंकड़ से फोड़ूंगा दूर पड़े रस के गिलास, कांटे से बेधूंगा फलों की त्वचा, खिचड़िया तार कोल को मूड़ियों में फेंकूंगा नंगे शरीर की अपराधी तोंदों व गालों पर। यानी अपराधी तोंदों व गालों पर, ये चीजें किन के लिए है? राजनेताओं के लिए। यानी वर्तमान काल की कविता में संघर्ष को जागृत करने की भावना है। कोई भी सहृदय व्यक्ति इस प्रकार के दयनीय वातावरण को देखकर संघर्ष किए बिना नहीं रह सकता। अब है सपाट बयानी। यानी साठोत्तरी कविता में गहराई कम, सतही हलचल का ब्यौरा अधिक है। गहराई कम है और सीधे सीधे रूप में कहा गया कि साप गोई जहाँ इसकी विशेषता है वहाँ सपाट बयानी कमजोरी भी। साठोत्तरी कविता में अभिधात्मक कथन यानी सपाट बयानी अधिक है, इसलिए वह लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक गरिमा से काफी दूर चली गई। लेकिन इस दृष्टि से साठोत्तरी कविता जनजीवन के काफी निकट आ गई। यानी अगर लाक्षणिक रूप से देखें
या व्यंजनात्मक रूप से देखें तो सपाट बयानी की वजह से ये काफ़ी दूर चली गई, परंतु जनजीवन के ज़्यादा निकट आ गई। अब इसमें कुछ नए शब्दों का भंडार भी हो गया, यानी साठोत्तरी कविता में कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी होने लगा। जैसे कि पहली बात तो यह कि राजनीति के अधिक निकट होने के कारण भाषा में राजनीतिक शब्दावली का बहुत बड़ा भंडार आ गया। जैसे वन महोत्सव, मतदान, वायदे, लोकनायक, तटस्थ, आम चुनाव, जनमत, विधायक, सभाएं, नारे, इस प्रकार की जो शब्दावली है वो इसमें नए रूप में आ गई। अब है अभिव्यंजना रूढ़ी, यानी साठोत्तरी कविता में उसके तथ्य और भंगिमाओं में एक रसता आ गई है। उनके शब्द, उनके वाक्य गठन, उनके कथन में अजीब साम्य है। यानी अभिव्यंजना रूढ़ी का मुख्य कारण यह है कि कवि का आक्रोश वैयक्तिक से सामूहिक हो गया। यानी इसमें अभिव्यंजना रूढ़ी का क्या है, मुख्य कारण है कि कवि का जो आक्रोश था वह स्वयं का न रह करके सामूहिक हो गया है। उसकी चुनौती आज के समूचे जागरूक समूह की चुनौती बन गई है। यानी साठोत्तरी पीढ़ी का कवि उस वैयक्तिक और सामूहिक जिम्मेदारी को एक साथ दोहरा, यानी दोनों जिम्मेदारियों को वो एक साथ निर्वाह कर रहा है उनका। ऐसी बात पूर्ववर्ती कविता में नहीं मिलती। यानी अगर संक्षेप रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि अपनी कुछ कमजोरियों के बावजूद साठोत्तरी कविता ने सामयिक स्थितियों से टकराकर जिस इंद्रजालिक करिश्मे का पर्दाफाश किया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो पूर्ववर्ती कविताओं से इसे भिन्न करती है। यानी परिवेश से पूर्णतया सजग और प्रतिबद्ध रहकर इसका रूप निश्चित तौर पर गद्यात्मक रहा है। साथ ही इसने व्यक्ति सत्य और समय समय का सही तालमेल स्थापित किया है। यानी जो साठोत्तरी कविता है उसने समय सामयिक रूप से सजग रहकर, प्रतिबद्ध रहकर के मानव जीवन के निकट और उनकी भावनाओं को विशेष तौर से प्रकट किया है। तो आज के कालांश में हम साठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि साठोत्तरी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। अगले कालांश में हम आपके जो पाठ्यक्रम में है उसके किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।